हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट जेपीएससी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे और ये क्विक रिवीजन रहेगा। पेपर वन का आप सभी जानते हैं, पेपर वन में 100 प्रश्न होते हैं जीएस जीके का, और पेपर टू में 100 प्रश्न होते हैं झारखंड जीके का, ठीक ना। जिसमें भी यहाँ भी 10 प्रश्न होते हैं झारखंड का, तो ओवरऑल 110 प्रश्न झारखंड के होते हैं और 90 प्रश्न आपके जीएस जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सब मिला के 200 क्वेश्चन होते हैं पेपर वन और पेपर टू 100 प्रश्न का। तो ये चलिए एक क्विक रिवीजन है और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है जेपीएससी पीटी के लिए। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सेशन अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, नीलगिरी पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी और नल्ला मल्ला पहाड़ी और नर्मदा घाटी। तो आप सभी जानते हैं भारत में मानव सर्वप्रथम अगर बात करेंगे साक्ष्य तो मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में है वहाँ से मिला है, जिसका खोज 1882 ईस्वी में की गई थी, ठीक है ना। तो ये एक्सप्लेनेशन भी दिया है एज ए रिवीजन के रूप में हम लोग करें क्विक रिवीजन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फैक्ट को देखने को मिलेगा और ओवरऑल यहाँ से प्रश्न आने की संभावना भी रहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पे कथन सही है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहला है कि भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। दूसरा है 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। और तीसरा है कि भारतीय पुरातात्विक का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा, राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल सभी सही है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियरिंग के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था और इन्हें भारतीय पुरातात्विक के जनक के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, भारतीय पुरातात्विक के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है तीसरा नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आर्य थी, गैर आर्य थी, क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसकी अगर हम बात करेंगे ज्ञान और पुरातात्विक अवशेषों तथा अनुष्ठानों में से होता है। और इसका सबसे बड़ी विशेषता थी कि पर्यावरण के अनुकूल और इसका अद्भुत नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली, ये सभी देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, इसमें मिलान करना है और यहाँ से देखिएगा तो सूची में मिलान करना है कि जो हड़प्पा है वो किस नदी के तट पे है। तो रावी नदी के तट पे है, तो हड़प्पा रावी में आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह हस्तिनापुर गंगा नदी और नागार्जुन खंड कोड़ा यह कृष्णा और पैटर्न हो जाएगा गोदावरी। तो ये सभी आप जान रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर है कि बनावली के संबंध में निम्नलिखित कथनों के कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। तो बनावली हरियाणा के फतेहपुर जिले में स्थित है। दूसरा है कि यह पूरा स्थल की खोज 1993 ईस्वी में R.S. बिस्ट ने की थी। और तीसरा है कि यहाँ के मिट्टी का बना हल मिला है। और चौथा देखिए क्या दिया है, चौथा है कि यहाँ स्थल एक प्रमुख बंदरगाह था जो कि पश्चिमी एशिया के व्यापार का प्रमुख स्थल है। तो देखिए यहाँ के जो बात किया जा रहा है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 4, क्योंकि प्रमुख जो बंदरगाह है लोथल में था जो कि पश्चिमी एशिया के व्यापार प्रमुख स्थल था। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है और यहाँ पे डेट दिया गया है और यहाँ पे युद्ध को मिलान करना। तो आप सभी जानते हैं तराई का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, और दूसरा युद्ध तराइन का 1192 में, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में। इस तरह से राइट आंसर मिलान किया है, आप इसे देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 17 मोहम्मद गजनवी भारत का आक्रमणकारों का उद्देश्य था। तो आप सभी जानते हैं मोहम्मद गजनवी ने भारत में लगभग 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक आक्रमण किया है, ओवरऑल 17 बार आक्रमण किया है। तो इसमें जो इसका मुख्य उद्देश्य था वह धन लूटना ही था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित किया है। तो लाहौर से दिल्ली में स्थानांतरित किया है। इल्तुतमिश ने दिल्ली का सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और ऐसे इसलिए क्योंकि ऐबक और आराम शाह ने लाहौर से ही शासन किया, लेकिन इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय अपनी राजधानी दिल्ली बनाया था और गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को कौन सा कथन इल्तुतमिश के बारे में सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन इल्तुतमिश के बारे में सत्य नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला है कि इल्तुतमिश दिल्ली के अमीरों का दमन किया और सैनिक जमींदारों को अपने कब्जे में कर लिया। दूसरा कथन है कि इल्तुतमिश ने बंगाल के विद्रोहियों का दमन किया। तीसरा है आपका कि 40 अमीरों के दल का गठन किया जिसे
चहलगामी या चालीसा दल के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा था इल्तुतमिश की मृत्यु 1286 ईस्वी में हुआ। तो देखिए ओवरऑल अगर हम बात करेंगे ना तो ऑप्शन ए, ये 2 और 3 ये कथन सभी 3 सही है, लेकिन 4 गलत है, क्योंकि इनका जो मृत्यु हुआ था ना, ये इनका मृत्यु हुआ था 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को। तो 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था, न कि 1286 ईस्वी को। तो 30 अप्रैल 36, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। देखिए 10 में मिलाने वाला प्रश्न है, और ये बेसिकली आपको दिया गया है कि जो स्थापित दीवान है इससे संबंधित देखना है। जैसे दीवान अर्ज है, तो दीवान अर्ज बलवंत द्वारा स्थापित दीवान अर्ज है, जो कि ये एक क्या चाहिए बताइए, सैन्य विभाग था, ठीक है ना। इसी तरह अगर बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो स्थापना ये दीवान कोही का स्थापित किया गया था। दीवान कोही मतलब एक होता है कृषि विभाग, ठीक ना। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो स्थापित है दीवान मुस्तखराज, और ये दीवान मुस्तखराज राजस्व विभाग था। जबकि आप देखिएगा तो एक आपका है दीवान बदगना। तो दीवान बदगना की अगर हम बात करेंगे ना तो ये आपको देखने को मिलेगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, और यह क्या चीज़ था, दास विभाग था। तो इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, और 11 में देखिए कथन ए और कथन आर के बारे में पूछा जा रहा है, तो कारण आर के बारे में। तो इलाहाबाद की संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज अकबर क्लाइन के मध्य 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। और कारण इसका कि बक्सर का युद्ध सैन्य दृष्टिकोण से अंग्रेजों के बहुत बड़ी असफलता थी। तो उपयुक्त में से कौन सा कूट सही है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और दोनों सही है, ठीक है ना, कूट सही है, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन बेहतर जीना। यह किनका कथन है, स्टेटमेंट है, तो टीपू सुल्तान का है। टीपू सुल्तान को वीरता के कारण शेर ए मैसूर कहा जाता है, और उनका मानना था कि शेर की तरह एक दिन जीने से बेहतर है कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी नहीं जीना, है ना। तो टीपू सुल्तान का श्रेय दिया जाता है, और यह सर्वप्रथम व्यक्ति था जिसने रॉकेट का युद्ध भी प्रयोग किया था। नेक्स्ट है अंग्रेजों के द्वारा लड़े गए युद्ध है, और इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 1748 तक। इसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक, और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक लड़ा गया था। और पानीपत का युद्ध है यह 1764 में न बल्कि 1757 में है। तो ऑप्शन नंबर पलासी का युद्ध है, माफ़ कीजिएगा, जो कि ये गलत है, बाकी ये सभी आपका सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, कथन है, इसमें बताया जा रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर आया। दूसरा है कि सर्वप्रथम वेलेस्ली ने ही सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा है कि वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था। और चौथा है कि इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें से कौन सही नहीं ये बताना है। तो देखिए इसमें देखिएगा तो ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी 2 कथन दिया है, वो सही नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग करते हुए भारतीय नरेशों को सहायता देने और बदलने में उनके धन लेने की शुरुआत की थी, परंतु सहायक संधि को व्यवहारिक रूप से वेलेस्ली नहीं दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्ती के प्रारंभ किए जाने के संबंध था। तो ये आपका था कर्नल रीड के साथ साथ थॉमस मुनरो, है ना, थॉमस मुनरो था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता अगर देखेगा तो थॉमस मुनरो और कर्नल रीड को माना जाता है। 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था बाराहमहल जिले से पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया था, और 1820 ईस्वी में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू करने का श्रेय थॉमस मुनरो को ही जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी। तो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम देखा जाए तो एस चंद्रशेखर ने दिया था। ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी उसके खिंचाव से बच नहीं सकता है। भारतीय अमेरिका खगोली सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जाना जाता है, और इस योगदान के लिए इन्हें 1983 में भौतिक के क्षेत्र में
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है, यानी ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो एस चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर, तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं गैलेक्सी कहते हैं, है ना। तारों को समूह को गैलेक्सी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर, देखिए ये मिलान करना है और बेसिकली दिवस से संबंधित है। तो कर्क संक्रांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है ना। 21 जून को जब सूर्य की कर्क रेखा लंबवत होती है तो उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा लंबवत होता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। और 23 सितंबर को 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन का और रात बराबर होता है, इसलिए क्रमशः शरद विश्वत और बसंत विश्वत माना जाता है। तो देखिए मिलान किया गया है कर्क संक्रांति 21 जून, मकर संक्रांति 22 दिसंबर और शरद विश्वत 23 सितंबर और फिर बसंत विश्वत 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाती है? तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख ये सभी सीमा बनाती है। पहले पाकिस्तान के साथ भारत 4 राज्य सीमा बनाते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर जब विभाजन होकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना जाने के बाद जब पाकिस्तान से सटे राज्यों के साथ 5 हो गए हैं, जैसे पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, 2 हुआ, इसके बाद लद्दाख हो गया 3, राजस्थान 4 और गुजरात 5। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समूह में कौन सा समूह चीन से सीमा बनाती है? तो ये बनाती है आपको लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से समूहों में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा बनाती है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 22 है, सोनालिका किस फसल की किस्म है? तो यह बेसिकली गेहूं किस्म का फसल है ना। तो सोनालिका गेहूं के प्रमुख किस्में हैं। गेहूं के अन्य किस्में हैं जैसे कल्याण सोना हो गया, सोनालिका हो गया, लेरमा हो गया, रोजो, हीरा, सोरा, ये सभी आपका गेहूं का किस्म है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है यह प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तो गेहूँ शीतोष्ण जलवायु की फसल है। ऑप्शन नेक्स्ट है दूसरा कथन कि मक्का अर्ध शुष्क जलवायु की फसल है। सोयाबीन मुख्य रबी फसल है। और इनमें से देखिए केवल एक सही क्या है? तो इसमें से सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपयुक्त सभी कथन सही है क्योंकि गेहूँ शीतोष्ण जलवायु की फसल है तथा इसके लिए सामान्य 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान जरूरी होता है ना। मक्का अर्ध शुष्क जलवायु की फसल है और यह भी कुल बोए गए का 3.6% भाग पर उगाई जाती है। सोयाबीन फसल है ना, वो रबी फसल है और ये कुछ क्षेत्र के 88% भाग में मध्य प्रदेश में होता है, तो याद रखिएगा। 15वीं जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो कुल 100% में से 8.6% है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो ये सभी दिया है ना, पुडुचेरी हो गया आपका, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पंजाब हो गया और फिर आपका हरियाणा हो गया। तो ये सभी में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एसटी नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26, कोविड-19 के महामारी के दौरान छात्र छात्राओं को बढ़ती मानसिक परेशानियों को समाधान हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये मनोदर्पण। देखिए मनोदर्पण बेसिकली ये है ना कि मेंटल मानव यानी जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा छात्रों की जो मानसिक स्वास्थ्य है यानी मेंटल हेल्थ कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आने का एक पहल मनोदर्पण की शुरुआत की है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस राज्य के जोरम मेगा फूड पार्क का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया जाएगा? तो मिजोरम में किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, किस राज्य के द्वारा बाल मजदूरी के खिलाफ ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 चलाया गया? तो यह आंध्र प्रदेश। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत के किस निजी कंपनी द्वारा 2035 तक खुद को शून्य कार्बन उत्सर्जन कंपनी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा अगर पेट्रोलियम रिफाइनरी चलाने की अगर बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो 2035 में अपना लक्ष्य रखा है शून्य कार्बन उत्सर्जन कंपनी लक्ष्य बनाने का। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 2035 तक अपना टारगेट लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ
पुरुष फुटबॉल के रूप में किन खिलाड़ियों को चुना गया है? तो यह गुरप्रीत सिंह सिंधु को चुना गया, संधु को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के ग्रे लिस्ट से बरकरार रखा गया? तो पाकिस्तान को। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश कौन है? तो चीन है। कौन है? तो चीन है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा कौन है? तो चीन है। नेक्स्ट प्रश्न है 33, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया है भारत को 2 साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अध्यक्ष फ्रांस के ये अध्यक्ष चुन लिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आयोजन वर्चुअल बैठक 34 सदस्यों ने इसका फैसला किया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल खिताब जीता? तो ये जीता है राफेल नडाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जारी सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सैनिक खर्च विश्व के प्रथम 3 अग्रणी राष्ट्र कौन है? तो पहला अमेरिका, दूसरा चीन और तीसरा भारत। तो अमेरिका, चीन, भारत याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू 2019 में। ठीक है ना। नेक्स्ट है, चीन द्वारा कृत्रिम द्वीप के निर्माण से चर्चा में रहे फेहधू है ना, फिनोल द्वीप किस देश के अधीन है और एवं किस महासागर में स्थित है? तो यह मालदीव और हिंद महासागर में। ठीक है। नेक्स्ट है, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में प्रथम और आखिरी स्थान कौन सा देश का विषय? तो पहला जो है नॉर्वे टॉप पे है और उत्तर कोरिया इसमें अंतिम पे है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2020। ठीक है ना। इसके बाद विश्व में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 180 देशों के समूह में 2 स्थान में नीचे उतरकर 182वें नंबर पर आया और नॉर्वे लगातार चौथे वर्ष लिस्ट में सबसे ऊपर है ना। नॉर्वे, कोरिया अंतिम स्थान पे है, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया। ठीक है। वर्ष 2020 में के लिए यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक की राजधानी के रूप में किस शहर का चयन किया गया? तो यह मलेशिया का है, कुआलालंपुर। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष मिशन तानसेन 1 किस देश की अंतरिक्ष योजना है? तो यह चीन का मंगल मिशन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अगस्त में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ करते हुए विदेशी आयात होने वाले कितने प्रकार के उपकरणों का प्रतिबंध है? तो 101 उपकरणों का पर। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2015 में अस्तित्व में आई नीति आयोग के नीति का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आप सभी जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 42, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ है? तो 6 अगस्त 1952 में हुआ है, याद रखिएगा। और नियोजन समिति का संस्तुति पर सरकार एक प्रस्ताव द्वारा गैर संवैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC का गठन किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आप सभी जानते हैं भारत के माननीय श्री प्रधानमंत्री। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 263 में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के CRR में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो वांछित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह करना, CRI SRI ये सब रेपो रेट करेंट डाटा आप देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थशास्त्री के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, राजा चेलिया समिति किससे संबंधित है? तो कर सुधार से। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। भारतीय सरकार के भारतीय कर प्रणाली के व्यापक सुधार हेतु राजा चलिया समिति का गठन किया गया था और जिसने अपनी रिपोर्ट 1991, 1992, 1993 में प्रस्तुत की और इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में व्यापक सुधार के प्रस्ताव किए गए थे। ठीक है ना। विजय केलकर कमेटी की रिपोर्ट संबंधित है कर सुधार से। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता बताइए, है ना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता कृषि प्रधानता है, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है और बृहद बेरोजगारी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उद्योग की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था
विकासशील है ना। अतः उद्योग की प्रधानता भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, जबकि शेष तीनों लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है ना। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में भी ये बात को बताया है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के मूल बिंदुओं की चिन्हित किया है। एडम स्मिथ ने नई पुस्तक अर्थशास्त्र के संदर्भ में अदृश्य हस्त की अवधारणा भी दी है, तो याद रखिएगा एडम स्मिथ, ठीक है ना। नेक्स्ट है, शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? तो यकृत वाला भाग में होता है। पीत एक पीतापन तथा हरापन एक क्षारीय द्रव है जिसका स्राव यकृत करता है, और इसमें जल, पीताम्ल, पीतवर्णक तथा अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ रहते हैं। इसमें कोई एंजाइम नहीं रहता है और यह प्रत्यक्षतः पोषण तत्व के विखंडित नहीं कर पाता है। यह आंत में वसा को विखंडित करने वाली एंजाइम की क्रिया को तेज कर देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, पैथोजीन जो सामान्यतः जुकाम के लिए उत्तरदायी है फैलता है, तो यह रीनो वायरस है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, जल की अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जाती है तो आसवन करके। आसवन विधि के द्वारा जल के दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जाती है, और इस विधि में जल को उबाल कर वाष्प के रूप में परिणत कर लिया जाता है और पुनः वाष्प में संघनित कर उसे परिवर्तित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, कच्ची चीनी के रन विनीत करने के लिए जो चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है पशु चारकोल, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 55। नेक्स्ट है 55, निम्नलिखित तापमापी में किसका बैरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किससे मापने के लिए किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, हरी खाद वाला फसलों में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो लोबिया में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि की समझा जाता है तो जीविकोपार्जन का साधन होता है, ठीक है ना। भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि खदानों का सुरक्षित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितना प्रतिशत अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 14%। इसरो द्वारा चंद्रयान 1 का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया है? तो 2008 में, ठीक है ना। 22 अक्टूबर 2008 को हरिकोटा के स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किया गया है, और चंद्रयान 1 के अपने मूल इम्पैक्ट प्रोब की सहायता से चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया है, और यह भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसकी पुष्टि 24 सितंबर 2009 में साइंस पत्रिका में भी की है। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो चंद्रयान 2008 सम्मिलित है, नाविक 2016 सम्मिलित है, गगन 2010 सम्मिलित है, मंगलयान 2019 गलत है, 2013 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 5 नवंबर 2013 को श्री हरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में PSLV 25C है ना, मंगलयान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, और इस उपलब्धि के साथ भारत ने अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर यान भेजने का दूसरा सबसे पहला देश बन गया है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, दूसरा देश बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के तहत अपनाए गए निसार मिशन, निसार शब्द का विस्तृत रूप क्या है? तो विस्तृत रूप पूछा जा रहा है, तो निसार इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 63, देश के राष्ट्रीय टेलीविज़न नेटवर्क यानी दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष हुआ है? तो 1959 को हुआ है, 15 सितंबर को, याद रखिएगा। और परियोजना के तौर पे अमेरिका के सहयोग से दिल्ली में हुआ है, और इनका प्रतिदिन रूप में नियमित प्रसारण 1965 से हुआ है, ठीक है ना। BSNL का तात्पर्य क्या है? तो भारत संचार निगम लिमिटेड होता है, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। इसके बाद सैटेलाइट संप्रेषण से किस प्रकार से फ्रीक्वेंसी रेंज उपयोग में आती है? तो GHz से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 66, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे तो फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है, और ये चमोली जिला में स्थित है। 68 प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। उच्चतम अक्षांशों की तुलना में निरंतर अक्षांशों में जैव विभिन्नता सामान्यतः अधिक होती है, और परिवर्तनीय क्षेत्रों की उच्चतम चोटियों की तुलना में निरंतर घाटियों में जैव विभिन्नता सामान्यतः तथा अधिक होती है। तो यह प्रश्न क्या राइट आंसर क्या होगा? और ए और 2 है ना, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका दोनों सही हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जैव विविधता का संवेदनशील स्थान माना जाता है? तो पश्चिमी घाट का। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संदेहशील स्थलों में संख्या 4 है, जिनका उल्लेखन इस प्रकार है। पूर्वी हिमालय में इंडो बर्मा और सुडालैंड तथा पश्चिमी घाट। इस प्रकार का उत्तर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भौगोलिक क्षेत्र में जैव विभिन्नता के लिए संकट हो सकता है? तो वैश्विक ताप, विदेशी जाति संक्रमण और आसवन का विखंडन। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3, तो यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस का प्रभाव गैस के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी का वातावरण का गर्म होना, ये प्रभाव है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? तो चीन है। चीन में देखिएगा तो वर्तमान सिनेरियो में अगर बात करेंगे तो सर्वाधिक योगदान देने वाला चीन है। विश्व के कुल उत्सर्जन में 27%, उसके बाद अमेरिका 14% दूसरे स्थान पर हुआ। पहला में कौन हुआ? चीन, दूसरा में अमेरिका, और तीसरा में बात कीजिएगा तो यूरोपीय संघ 9%, और तीसरा के बाद चौथा में भारत 7%, है ना, और रूस 5%, 5वें स्थान पे। ये सभी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला चीन है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा? चीन के बाद अमेरिका, है ना। अमेरिका के बाद कौन हो जाएगा? यूरोपीय, और यूरोपीय के बाद भारत, और भारत के बाद रूस 5वें स्थान पे। याद रखिए, ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना किसने की थी? तो जोसेफ फेरियर ने किया था। कब? 1824 ईस्वी में, है ना। हरित गृह गैसों की संकल्पना। नेक्स्ट है 74 प्रश्न। देखिए 74 है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव से वृद्धि होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, है ना। ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में उपस्थित हुआ गैस है जो कि तापीय और रक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत की किरणों को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है, और पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पेरिस, है ना, वहाँ पे हुआ था 2015 में। 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP21 कॉन्फ्रेंस हुआ था पेरिस में। UNFCCC का विस्तृत यानी नाम पूछा जाता है, U फॉर यूनाइटेड इन्फॉर्मेशन, F फॉर फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, याद रखिएगा, पूछा जाता है ना। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित से संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जारी किया गया है। जलवायु परिवर्तन का भारत में प्रथम कार्य योजना शुभारंभ 30 जून 2008 को किया गया था। राष्ट्रीय कार्य योजना 8 राष्ट्रीय मिशन पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन का कार्य योजना के अंतर्गत शामिल 8 राष्ट्रीय मिशन में से निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो वह है राष्ट्रीय वानिकी मिशन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा A21, और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, और कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, क्योंकि कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, न कि यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। तो विकल्प डी गलत है, ठीक है ना। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, तो किसके समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था? तो यह गठित हुआ था आपको सरकारी आयोग का गठन 1983 ईस्वी में किया गया था, और इसकी सिफारिश में लगभग सभी दलों को स्वीकृति प्राप्त सरकारिया आयोग का गठन केंद्र और राज्य के संबंध को मजबूत करने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो संसद के सदस्य द्वारा। संविधान के आर्टिकल 66 क्लॉज ए अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्यों मिलकर गठित होते हैं वाले निर्वाचन मंडल द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में राष्ट्रपतियों में से कौन सा ट्रेड यूनियन आंदोलन से समृद्ध करते हैं? तो यह बीपी गिरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बीपी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1967 से 1974 ईस्वी तक था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद का निधन इनके ही कार्य में हुआ है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किनके काल में
डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन की मृत्यु हुई थी। तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा बीपी गिरी। ठीक है ना। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचन सदस्य, राज्य विधानमंडल के दोनों सदस्यों का निर्वाचन सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी सभाओं का निर्वाचन सदस्य। ऑप्शन नंबर जो है 1, 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में पारित होने के देश के संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में एक नए युग का सूत्रपात हुआ और पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है ना। तो इस संविधान संशोधन द्वारा 9 को पुनः स्थापित कर 16 अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद 243 ओ तक और 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है ना। ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होना चाहिए, 21 साल होना चाहिए। ठीक है ना। लोक प्रशासन सरकार के कार्यों को संबंधित होता है, चाहे वह केंद्र द्वारा संपादित हो अथवा स्थानीय निकाय द्वारा। यह स्टेटमेंट कथन है पर्सी मैकक्वीन के द्वारा। निम्नलिखित विषय लोक प्रशासन के किस चरण से संबंधित है? तो लोक प्रशासन के अध्यक्ष क्षेत्र तथा कार्य क्षेत्र के संबंध में उत्पन्न समस्याओं का नवीन रूप से समाधान, विकासशील देशों में अनुकूल प्रशासन के विकासशील करने का प्रयास और चतुर्थ चरण। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए दिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, प्रांतों में उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में। हायरार्की का तात्पर्य क्या है? तो निम्नतर उच्चतम का शासन का। निम्नलिखित को मिलान करना है। ओल चिकी क्या है? एक लिपि है ना। पोचाई क्या है? चावल का शराब होता है ना। चावल का जो शराब बनता है जिसको बेसिकली हड़िया शायद कहते हैं, में भी भापला क्या चीज़ है? तो विवाह है, अपूर्ण बदमूल्य है। तो ये सभी याद रखिएगा। ओल चिकी एक लिपि है जिसका रघुनाथ मुर्मू ने इसका आविष्कार किया था, है ना। 1934 इसमें ओल चिकी नामक लिपि को संथाली भाषा में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा, उरांव जनजाति का वह कौन सा प्रथा प्रचलित है जिसमें किसी भी हल बैल देकर मदद करने के बदले उसमें खेत जोतने कोड़ने की सहायता मिलती है या फिर मेहनत का विनिमय होता है और जिसके तहत एक दूसरे के कृषि कार्य में सहयोग करते हैं? तो पसरी। नेक्स्ट प्रश्न है, उरांव जनजाति के प्रचलित वह प्रथा कौन सी है जिसमें वर्ष भर में मरे गोत्र को सभी लोगों की हड्डी और गोत्र खुदा नदी के निक्षेपण की जाती है? तो वह हड़बोरा। पाहन क्या है? तो पाहन एक धार्मिक कार्यों का संचालन है। महतो ग्राम प्रशासनिक का प्रधान होता है। भूइहर कृषि कार्य करने का उरांव और किली एक प्रकार का गोत्र है ना। मुंडा जनजाति की अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो होड़ो जकर होता है। संस्कृत भाषा का शब्द मुंडा और मुंडा अपने आप को होड़ो कहते हैं और झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है मुंडा। बेसिकली पहला बात करेंगे तो संथाल, दूसरा उरांव और तीसरा मुंडा। तो संथाल, उरांव, मुंडा हो तो संथाल पहला, झारखंड के अपेक्ष में संथाल पहला, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा और चौथा हो। तो ये सभी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा याद कीजिएगा। संथाल, उरांव, मुंडा हो। संथाल लगभग 35%, उरांव लगभग 18%, मुंडा लगभग नहीं, संथाल उरांव लगभग 18% और संथाल लगभग 35%, मुंडा लगभग 14% और हो लगभग 9%। याद रखिएगा। ठीक है ना। इनमें से कौन सा कथन प्रांतीय नागवंशी शासक भीमकर्ण से संबंधित नहीं है? तो जो चूटिया को राजधानी बनाई ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 97 निम्नलिखित में से कौन सा कथन चेरो वंश के संदर्भ में गलत है? तो पलामू के चेरो वंश की स्थापना भागवत राय द्वारा की गई है। दूसरा है मेदिनी राय सर्वाधिक प्रतापी चेरो शासक था और तीसरा है कि मेदिनी राय का शासनकाल के चेरो को राजवंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। और डी है दर्पनारायण सिंह एक शक्तिशाली चेर शासक था। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है क्योंकि भागवत राय द्वारा पलामू के चेरो वंश की स्थापना की गई थी और मेदिनी राय सर्वाधिक प्रतापी चेरो शासक था और इसके शासनकाल में चेरो राजवंश का स्वर्ण युग कहा जाता है ना। सिंहभूम का सिंह वंश याद रखिएगा। झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों में सिंहभूम सिंह वंश का महत्वपूर्ण स्थान है। सिंहभूम का पारिवारिक इतिहास ग्रंथ वंश प्रभा लेखक के अनुसार सिंह वंश को 2 शाखाएं में स्थापित है। पहली शाखा में झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश में सिंहभूम के महत्वपूर्ण स्थान है। 8वीं सदी ईस्वी में आरंभ में सिंहभूम क्षेत्रों पर अधिकार और संस्थापक काशीनाथ सिंह और इस शाखा में 13 राजा हुए करते थे। दूसरी शाखा जो कि स्थापना 1205 ईस्वी में दर्पनारायण सिंह ने किया
और इसका जो स्थापना वर्ष है वो 1205 ही है। और संस्थापक दर्पनारायण सिंह के मरणोपरांत युधिष्ठिर शासक बना। और युधिष्ठिर के बाद जो काशीराम सिंह शासक बना वह काशीराम सिंह ने पराहाट को नई राजधानी बनाया। नेक्स्ट है 98 प्रश्न। 8वीं सदी के दूधपानी शिलालेख हजारीबाग एवं 14वीं सदी के गोविंदपुर शिलालेख धनबाद का संबंध निम्न में से किस राजवंश से है? तो मानवंश से है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है और देखिए यह लास्ट अंतिम प्रश्न है 99। दिल्ली सल्तनत काल में झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह प्रश्न गलत है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए है कि मलिक काफूर दक्षिण विजय के क्रम में झारखंड से गुजरा, यह सही है। शिवकर्ण वेणुकर्ण ने खिलजी के अधीनता स्वीकार की। और झारखंड के वैष्णव मत का प्रचार का श्रेय चैतन्य महाप्रभु को जाता है। और चैतन्य महाप्रभु के झारखंड आगमन के समय पंच परगना क्षेत्र के मानवंश का शासक था। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय चैतन्य महाप्रभु को जाता है। और बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव गायक संत चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाते समय झारखंड आए थे। और चैतन्य महाप्रभु पंच परागन क्षेत्र में रुके थे। और इनका उस समय जो था ना क्षेत्र का नागवंश का शासन था, न कि आपका किसका, महाप्रभु का। ठीक है ना। नेक्स्ट है 100 प्रश्न लास्ट है। निम्नलिखित नागवंशीय राजाओं के उनकी राजधानियों को सही मिलान करना है। तो फनी मुकुट राय, तो फनी मुकुट राय सुतियांबे हो जाएगा। तो देख लीजिए ना, फनी मुकुट राय सुतियांबे। ठीक है। इसके बाद भीमकर्ण, तो भीमकर्ण हो जाएगा खुखरा। खुखरा कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे है। ठीक है ना। यदुनाथ शाह हो जाएगा पालकोट। और एनिसा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? एक जो बच गया आपका लास्ट में वो शतरंजी। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका देख लीजिए, ये राइट आंसर हो जाएगा। एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे फनी मुकुट राय, तो फनी मुकुट राय हो जाएगा सुतियांबे। ठीक है ना। भीमकर्ण हो जाएगा आपका खुखरा। ठीक है ना। खुखरा यानी दू का क यहाँ पे दिया है। इसके बाद 3 का ख यानी 3 का ख हो यदुनाथ शाह पालकोट। और लास्ट जो बन गया शतरंजी व एनिसा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।